5 1 हो चुका है। तो देखो अपन ने कल की क्लास में द्रव्य कर लिया था। द्रव्य 3 तरह के बताए थे, समन, कोपन और स्वस्थितम। इसका मैंने श्लोक भी बताया था, समनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा। ये आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 5 2 हो चुके हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 मिनट का मैं देता हूँ टाइम आपको ज्वाइन होने के लिए। तो और रुक लेते हैं, कुछ बच्चे आ जाएं तो अच्छी बात है। वैसे सभी आ चुके हैं, 21 बच्चे आ चुके हैं, और 4-5 बच्चे हैं, जो 25 तो हैं ही अपनी पूरी क्लास में, क्योंकि अपन ने 25 सीट रखी थी पहले ही। तो आज करेंगे, स्टडी करेंगे वीर्य की, मतलब पोटेंसी। पोटेंसी का मीनिंग क्या है? द्रव में उपस्थित उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ गुणों को वीर्य कहते हैं। ये संख्या में 2 माने गए हैं। मतलब कोई भी द्रव्य, अब द्रव कौन सा है? जैसे कि अपन औषधि ग्रहण कर रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी। तो द्रव में उपस्थित मतलब सभी द्रव्य हैं संसार में उपस्थित, सभी निर्जीव हो चाहे सजीव हो, है ना। द्रव में उपस्थित उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ गुणों को वीर्य कहते हैं, मतलब पोटेंसी बोलते हैं। ये संख्या में 2 हैं। किसने माने हैं संख्या में 2? आचार्य वाग्भट ने संख्या में 2 माने हैं। कौन से? पहला है उष्ण, दूसरा है शीत। अब उष्ण क्या होता है, शीत क्या होता है? उष्ण होता है उष्णता लाने वाला शरीर में, ठीक है। दूसरा है शीत, शरीर को ठंडा रखने वाला। एक तरह जैसे औषधियों का जो प्रभाव होता है ना, वो उष्ण रहता है, गर्म रखता है, गर्म मिजाज का। ये थोड़ा ठंडा रहता है, शीत मिजाज का। बिना वीर्य के कोई द्रव्य क्रिया नहीं करता। अगर मान लो कोई पोटेंसी खत्म हो गई उस द्रव्य की, अपन बोलते हैं ना एक्सपायरी डेट हो गया, ये चूर्ण 2 साल तक काम का है, उसके बाद में एक्सपायरी हो गया, तो क्या हो गया उसमें? उसकी पोटेंसी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब वो दो मंथ बाद में वो चूर्ण काम नहीं करेगा, वो दवाई की तरह काम नहीं करेगा, तो उसकी पोटेंसी समाप्त हो गई। तो मतलब बिना वीर्य के कोई द्रव्य क्रिया नहीं करता, मतलब वो कोई काम का नहीं है। अगर उसकी पोटेंसी समाप्ति हो गई ना, तो वो कोई काम का नहीं है। आचार्य चरक ने 8 वीर्य माने। अब देखो यहाँ पे मैंने वाग्भट नहीं लिखा, क्योंकि अपन को पता है अपन अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, और आचार्य वाग्भट ने लिखा, तो इसलिए 2 वीर्य आचार्य वाग्भट के ने माने हैं। ये पीजी का क्वेश्चन है। और आचार्य चरक ने 8 माने हैं। 8 कौन कौन से माने, मैंने उनका नाम भी कर दिया। तीक्ष्ण, रुक्ष, मृदु, स्निग्ध, लघु, उष्ण, गुरु और शीतल। ये क्या है? मतलब ये क्या है? तीक्ष्ण क्या है, रुक्ष क्या है, मृदु क्या है, स्निग्ध क्या है, लघु क्या है, उष्ण क्या है, गुरु क्या है, शीतल क्या है? ये मतलब श्रेष्ठ गुण है। एक तरीके से मान लो गुण कितने हैं? 20 है। अभी स्टडी करेंगे अगले पॉइंट पे ही 20 गुण बताएंगे अपन में। उनमें से श्रेष्ठ गुण है ना 8, उनको वीर्य मान लिया आचार्य चरक ने, मतलब पोटेंसी मान ली कि भाई इस तरीके से काम करता है। कुछ औषधियाँ तीक्ष्ण काम करती हैं, कुछ औषधियाँ रुक्तता लाती हैं, कुछ मृदुता होती है, कुछ स्निग्धता लाती हैं, कुछ लघुता लाती हैं, कुछ उष्णता लाती हैं, कुछ गुरुता लाती हैं, कुछ शीतलता लाती हैं। तो आचार्य चरक ने 8 माने, और आचार्य वाग्भट ने 2 ही माने, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। मोस्टली यही काम आते हैं दोनों आचार्य वाग्भट के द्वारा दिए गए, उष्ण और शीत। औषधियाँ भी इन्हीं के माध्यम से डिसाइड होती हैं, उष्ण और शीत। ये तो बस पीजी के हिसाब से आप याद कर लेना। चरक संहिता सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे तो वहाँ भी आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो वीर्य यानी पोटेंसी, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे सीमन से मतलब मत लेना, बहुत से बच्चे सीमन से मीनिंग लेते हैं इसका। तो ये पोटेंसी है, मतलब कार्य करने की क्षमता। अगर ये समाप्त हो गई ना, तो वो औषधि कोई काम की नहीं, वो हार कोई काम का नहीं। अपन बोलते हैं ना कि भोजन खराब हो गया, एक तो सड़ गया, गल गया, क्या हो गया? उसका पोटेंसी समाप्त हो गई। औषधि एक्सपायर हो गई, क्या हो गया? पोटेंसी समाप्त हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विपाक, अगला पॉइंट है विपाक। व्हाट इज द विपाक? विपाक की परिभाषा आती है 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विपाक। तो क्या आता है? आहार के परिपाक मतलब पाचन। अपन ने भोजन किया, वो पाचन के कारण उत्पन्न दूसरा रस विपाक कहलाता है। यह जठराग्नि की सहायता से होता है। अब समझो इस चीज़ को, बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ है, थोड़ा समझना इसको। कि आंत इंस्टाइशन है अपनी, मतलब छोटी आंत है, वहाँ पे भोजन की पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। तो जो अंतिम रस तैयार होता है अवशोषण से पहले, जो अंतिम रस तैयार होता है, देखो पहले कौन सा रस बनेगा? अपन बोलते हैं ना कि पहले जैसे कि बड़े बड़े कण होते हैं भोजन के, अपन ने दांतों से चबाए, छोटा टुकड़ा किया, फिर आमाशय में गया, वहाँ पे उसका पाचन हुआ, फिर एक रस्सा बन जाएगा, ठीक है, बोलस बोलते हैं उसको। तो बोलस फिर आगे जाके
काइम बोलते हैं, इस तरीके से बदलता रहता है ना, भोजन का रूप बदलता रहता है। जो अंतिम रस तैयार होता है अवशोषण के योग्य, वो होता है विपाक। तो ये बोल रहा है हाड़ के परिपाक पाचन के कारण उत्पन्न दूसरा रस विपाक कहलाता है। मतलब जो अंतिम रस तैयार हुआ भोजन पचने के बाद में जो अवशोषण योग्य है वो है विपाक। यह जठराग्नि, जठराग्नि मतलब अग्नि 13 तरह की होती है, आपको मैंने पहले बताया था। 1 जठराग्नि, 7 धातुअग्नि, 5 भूताग्नि। तो यह जठराग्नि की सहायता से होता है। तो विपाक की परिभाषा आपको रट लेनी है। मतलब जो अंतिम भोजन अवशोषण से पहले जो रस तैयार होता है ना, वो होता है विपाक। ठीक है, आगे देखो और समझोगे, हाल इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। विपाक का अर्थ है विशिष्ट पाक से। विशिष्ट पाक की दौरान एक तो नॉर्मली भोजन का पचना, ठीक है, उसके बाद में विशिष्ट पाक हो रहा है। विशिष्ट पाक किस तरीके से, भाई जिस चीज़ से जो चीज़ बन रही है ना, वो उसके लिए अवशोषण हो रहा है। मान लो कि भाई सेल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, कुछ की कमी है, तो उसी से अपन अवशोषण होता है। जिस चीज़ की जो कमी है जहाँ पे, वो अवशोषित हो जाती है। तो अवशोषित होने से पहले जो रस तैयार होता है वो होता है विपाक। इस पाक के उपरांत फिर कोई पाक नहीं होता। मतलब ये सबसे लास्ट स्टेज है भोजन पाचन की। भोजन पाचन की सबसे लास्ट स्टेज में जो रस तैयार होता है ना, वो विपाक है। और इसके बाद में कोई पाचन नहीं होता। ऐसे नहीं है कि भाई विपाक बनने के बाद में भी कोई पाचन हो रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म की निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है। अब ये बोल रहा है कि कर्म की निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है। भाई विपाक कौन सा विपाक है, कि मधुर है, अम्ल है, कटु है, कैसे पता चलेगा? तो कर्म कर्म यानी किस तरह का कार्य कर रहा है, किस तरह का अवशोषण हो रहा है, उसकी निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है। मतलब उसकी कैसा कार्य कर रहा है वो रस, कैसा अम्ल की तरह कार्य करता है, मधुर की तरह कार्य करता है, कटु की तरह कार्य कर रहा है, तो उसकी निष्ठा से, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता से विपाक का ज्ञान होता है। ये संख्या में 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट है विपाक, परिभाषा और इसके भेद। परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि अंतिम पाचन की क्रिया में जो रस तैयार होता है वो विपाक है। संख्या में 3 होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। अब मधुर विपाक कैसे बनेगा? मधुर रस व लवण रस के पाचन से उत्पन्न। अपन भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण किया अपन ने, वो सभी रसों से युक्त होता है। मीठा भी खाते हैं, तीखा भी खाते हैं, चपरा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं, कसाई वाला भी खाते हैं, कटु वाला भी खाते हैं, मतलब सब रसों का घर है। तो ये बोल रहा है कि मधुर रस और जो लवण रस है ना, उसका जो पाचन होगा, उससे जो विपाक बनेगा वो होता है मधुर विपाक। दूसरा है अम्ल। अम्ल रस के पाचन से जो उत्पन्न होगा ना, वो है अम्ल विपाक। तीसरा है कटु विपाक। कटु, तिक्त, कसाय। देखो 3 रस है लास्ट के, 3 तो यहाँ पे आ गए, मधुर और लवण तो पहले में आ गए, अम्ल यहाँ पे आ गया, और कटु, तिक्त, कसाय रस के पाचन से उत्पन्न कटु विपाक। तो समझो इस चीज़ को, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। विपाक यानी विशिष्ट पाक, मतलब इसके पाक के बाद में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, तो अंतिम पाचन की जो क्रिया होती है ना, वो विपाक है। 3 तरह का होता है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। मधुर कैसे बनता है? मधुर रस के और लवण रस से। अम्ल कैसे बनता है? अम्ल रस से। और कटु किससे बनता है? कटु, तिक्त, कसाय से। अपन ने कल की क्लास में स्टडी किया ना, 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अपन ने 6 रस स्टडी किए हैं कल, अच्छे तरीके से मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। तो ये उन्हीं रसों के ऊपर। अब देखो मैंने तभी तो बताया आज की क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी, क्योंकि अपन ने अब बेसिक जितना भी था ना, फंडामेंटल सारा क्लियर कर लिया। अब ऐसे हर चीज़ में ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि भाई मधुर रस वो होता है, स्वीट होता है, लवण साल्ट होता है। अब बार बार थोड़ी रिपीट होंगे। अब आपने बेसिक क्लियर कर लिया, जो फंडामेंटल था वो सीख लिया, तो आप इसको अब जल्दी जल्दी करेंगे। तभी तो बोलते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में आज आप लोग 9 दिन हो गए, फिर अगले चैप्टर में अपन को 2 या 3 दिन में ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक फर्स्ट चैप्टर का ही है पूरा। ओके, अब करेंगे अपन गुण, क्वालिटीज़। किसकी क्वालिटीज़ कर रहे हैं अपन? द्रव की क्वालिटीज़, मतलब किस तरह के द्रव्य होते हैं। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाला है एग्ज़ाम में, आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। तो कौन कौन से गुण हैं, मतलब जो अपन को याद करने हैं, कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं उस द्रव में, जो औषधि निर्धारण में सहायता करती हैं। औषधियों में बहुत ज़्यादा योगदान होता है गुणों का। गुणों के आधार पर अपन औषधि कर लेते हैं। देखो, आप किसी एक चीज़ को आधार बना लो, 200 को आधार बना लो, द्रव को आधार बना लो, गुणों को आधार बना लो, किसी एक चीज़ का फंडामेंटल भी क्लियर कर लोगे ना, आप चिकित्सक बन जाओगे। आप उसी के बेस पे चिकित्सा करने लग जाओ, ऑटोमेटिक चिकित्सक बन जाओगे। तो क्वालिटीज़, गुरु मंद हीम स्निग्ध। देखो मैं बोल रहा हूँ श्लोक,
गुरु, मंद, हीम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। मतलब ये 8 हो गए। गुणा मतलब गुण है। स सूक्ष्म विशदा, सूक्ष्म और विशदा मतलब 2 और हो गए, 10 हो गए। विसंति स विपरिया मतलब 20 है। स विपरिया मतलब इन 10 के विपरीत वाले भी हैं 10, इस तरीके से 20 हुए। स विपरिया मतलब इन 10 के 8 वाला तो पहली लाइन में 8, सूक्ष्म और विशदा 9 और 10वां, विसंति मतलब 20 हो गए। कैसे? स विपरिया भाई इन 10 के विपरीत वाले गुण भी 10 हैं, इसलिए 20 गुण हो गए। तो देखो गुरु यानी हैवी मतलब भारी। अब गुरु की परिभाषा क्या है? चैप्टर नंबर 3 है पदार्थ विज्ञान में गुण, ठीक है। तो उसमें डिटेल में इनकी परिभाषा दी हुई है, सब कुछ आप वहाँ पे समझ जाओगे, पदार्थ विज्ञान जहाँ से भी आपने स्टडी किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं हर क्लास का प्रत्येक क्लास में क्लियर करता हूँ, ऐसे नहीं कि वहाँ पे पढ़ लेना। गुरु यानी जो शरीर में भारीपन लाए, ठीक है, गुरुता लाए, और जो पचने में देरी से पचे, मतलब ऐसा भोजन जो शरीर में गुरुता लाए, ठीक है, भारीपन लाए या फिर देरी से पचे, गुरुता कहलाता है, मतलब गुरु कहलाता है। पहला है गुरु। अब इसका विपरीत मतलब से विपरिया। तो दूसरा क्या है? लघु, लाइट इन वेट, हल्का हो, जल्दी पच जाए और शरीर में लघुता लाए, तो दूसरा हो गया लघु। दूसरा अब यहाँ पे देखो मंद है, तीसरा हो गया मंद मतलब स्लो, शरीर में मंदता मतलब किसी भी चीज़ को डलनेस लाए, मतलब एकदम डल कर दे, सुस्ती लाए, एक तरीके से मंद कर दे, ठीक है, वो होता है स्लो। मतलब धीरे काम करे, धीरे औषधियाँ काम करें, ऐसी औषधियाँ होती हैं जो धीरे धीरे काम करती हैं, वो होती हैं मंद मतलब स्लो। अब इसका विपरीत देखो, मतलब से विपरीत मतलब तीक्ष्ण। मंद का विपरीत तीक्ष्ण। क्विक और फास्ट मतलब जल्दी काम करने वाली औषधि, जल्दी काम करने, जल्दी सारे काम फास्ट, सब काम मतलब तीक्ष्ण, क्विक या फास्ट। अब आता है 2 हो गए यहाँ पे, 2 यहाँ पे हुए हैं, यहाँ पे देखो 4 हो गए, मतलब विपरीत वाले भी साथ में अपन कर रहे हैं। यहाँ पे है अब हिम। हिम यानी होता है कोल्ड, ऐसा द्रव्य जो शरीर में शीतलता लाए, कोल्डता लाए, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो गया? से विपरीत उष्ण। उष्ण यानी हॉट, गर्मी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो स्निग्ध है, स्निग्ध यानी चिकना, समझ रहे हो। फिर इसका विपरीत क्या हो गया? रुक्ष, ड्राई। 4 क्लियर कर लिया अपन ने, 4 दूनी का 8 हो गए यहाँ पे। इंग्लिश मैंने इसीलिए लिखी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में। पिछली बार मैंने इंग्लिश नहीं लिखी थी, पिछली क्लास में जब मैंने ली थी ना क्लास लास्ट ईयर, तो बच्चे कंफ्यूज रहते थे, इसलिए मैंने इस बार इंग्लिश साथ में मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 9 है सिलेक्शन। सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्मूथ मतलब एकदम से चिकना। एक तो होता है देखो स्निग्ध, एक यह स्निग्ध चिकना वाला, ये होता है सिलेक्शन स्मूथ एकदम, मतलब क्लीन सा, एकदम सा स्मूथ होता है ना। अब जैसे अपने घर में टाइल लग जाती है, एकदम स्मूथ सा लगता है भाई, कितना स्मूथ है, आदमी फिसलता ही जाता है, तो वो ऐसा स्मूथ मतलब सिलेक्शन। एक तो है खर। अब मान लो कि आपने टाइल को किसी ने तोड़ दिया, हथौड़े से खरता लेके आ गई, मतलब घर्षण पैदा कर दिया बहुत सारा, तो रफ, 10वां खर। अपन ने 5 कर लिए सिलेक्शन तक। अब आते हैं सांद्र पे। सांद्र देखो यहाँ पे सॉलिड लिख रखा है मैं इंग्लिश में, सॉलिड क्यों लिखा? ठोस थोड़ी होता है सांद्र। सांद्रता क्या होती है? जिसमें कण पास पास होते हैं, इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है मिट्टी के कण पास पास रखेंगे तो सॉलिड बनेगा। अपन पानी के कण मान लो शहद में सांद्रता है, बहुत ज़्यादा सांद्रता है, मतलब वो पास पास रहेंगे, तो सांद्रता मतलब किसी भी कणों की बहुतायत, मतलब ज़्यादा मात्रा में एक साथ पाया जाना, तो एक सॉलिड स्थिति बन जाती है ऑटोमेटिक। तो जैसे कि 10-15 आदमी एक साथ खड़े हैं, तो सांद्र, एक जगह एक ही आदमी खड़ा है, वही सांद्र किसकी? आदमियों की। एक तरीके से यहाँ पे इसलिए मैंने सॉलिड डाला है यहाँ पे। तो सांद्रता यानी उनकी मात्रा ज़्यादा, कंसंट्रेटेड सर। हाँ हाँ, कंसंट्रेट ऐसे कर सकते हो। मतलब इंग्लिश के देखो जैसे हिंदी में पर्यायवाची है ना, वैसे इंग्लिश में भी एक बहुत वर्ड है, तो आप जैसा आपको सुटेबल लगे ना। इंग्लिश के वर्ड में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना कि भाई यहाँ पे ये लिख दिया, ये समझने के लिए होते हैं, आपको समझाने के लिए होते हैं। तो कभी ऐसे किसी से बहस मत करना इंग्लिश के वर्डों के चक्कर में आयुर्वेदा में, ये बात जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अपन समझने के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में मेन वर्ड है वो हिंदी का ही मान्य होगा, क्योंकि श्लोक में वही मान्य है, ठीक है। जो श्लोक वाला वर्ड है ना वो मान्य है आयुर्वेदा में, अपन समझने के लिए कुछ भी वर्ड ले सकते हैं। अगला है, तो अब देखो सांद्र हो गया, तो यहाँ पे हो गया लिक्विड, द्रव, इसका विपरीत, ठीक है। अब देखो 13वां है मृदु। यहाँ पे देखो मृदु है, स्पोर्ट लाइन पे ध्यान दोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मृदु, मृदु हो गया सॉफ्ट, कोमलता लाने वाला शरीर में, सॉफ्ट एकदम मुलायम। एक होता है फिर इसका विपरीत, से विपरीत है ना, तो हार्ड। आप ये श्लोक याद करोगे
ऑटोमेटिक 10 विपरीत ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो फिर है स्थिर, स्थिर यानी स्टेबल। अब स्टेबल है तो अगला इसका विपरीत क्या होगा, चल, मूविंग, अनस्टेबल। ठीक है, फिर है गुणा से सूक्ष्म, मतलब गुणा तो हो गया भाई, गुण है। एक है फिर सूक्ष्म। सूक्ष्म देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा, मतलब छोटा या माइक्रो, जो भी आप लिख सकते हो, स्मॉल लिखा है यहाँ पे, मतलब सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी क्या होता है, जल्दी से अवशोषित होने वाला, छोटे से छोटे छिद्र रंध्र स्रोतों में जाने वाला। ठीक है, एक होता है स्थूल, बिग या ग्रोस, मतलब बड़ा, या दोनों का मीनिंग एक ही है, बड़ा या स्थूल। ठीक है, अब आता है लास्ट का विष, मतलब विषदा। विषदा यानी नॉन स्लिमी। नॉन स्लिमी यानी स्वच्छ, एक तरीके से विषद यानी होता है स्वच्छ यानी साफ सुथरा, और पिछले यानी चिपचिपा। स्लिमी यानी पिछल यानी चिपचिपा होता है, मतलब चिपचिपा वाला द्रव होता है, ऐसा होता है पिछल। ये हैं 20 क्वालिटीज ऑफ द्रव। ये आप है ना वहाँ पे स्टडी करोगे, मतलब एक तरीके से पदार्थ की क्वालिटी बोल दो, गुण की द्रव की क्वालिटी बोल दो, औषधि की क्वालिटी बोल दो, लेकिन ये गुण हमेशा 20 काम आएंगे आपको चिकित्सा डिसाइड करने में। जैसे किसी व्यक्ति को आपको रुक्षता लेके आनी है बॉडी में, तो आप ड्राई वाले औषधि देंगे। किसी व्यक्ति को आपको, जैसे किसी व्यक्ति के लूज मोशन हो गया, तो उसमें कौन सा गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, द्रव्य वाला, लिक्विड ज़्यादा बह रहा है, तो उसको सांद्र कर दो। ठीक है, या फिर स्टेबल कर दो, स्थिर कर दो, क्योंकि उसमें चल वाला भी गुण है ना। देखो द्रव वाला भी गुण है और चल वाला भी गुण है। द्रव है तभी तो उसकी मूविंग फास्ट हो रही है, अनस्टेबल है, लूज मोशन में यही तो होता है। तो आप औषधि कैसी दोगे, उसको सांद्र वाली और स्थिर वाली, इन दो गुणों की बहुलता वाली औषधि दोगे। चिकित्सा देखो मैं सिखा रहा हूँ आपको। जैसे किसी व्यक्ति को सर्दी लग रही है, हीम लग रहा है, तो आप कैसी औषधि दोगे, हॉट वाली, उष्णता वाली। किसी व्यक्ति में भारीपन है, गुरुता है, कैसी औषधि दोगे, लघुता वाली। किसी व्यक्ति में मतलब आपको खरता ज़्यादा आ गई, मतलब रफनेस ज़्यादा आ गई, ठीक है, किसी बॉडी में रफनेस आ गई, भाई रुक्षता आ गई, डेंड्रफ हो गया बहुत सारा, तो आप कैसे करोगे, स्मूथ सिलेक्शन वाली औषधि दोगे। तो ये चिकित्सा का बेस बन जाएगा, धीरे धीरे आप समझोगे। तो जब फाइनल क्लियर कर लोगे तो फर्स्ट ईयर में जो सीखोगे ना आप, वो आप लाइफ टाइम काम लोगे। बाकी तो फिर बाद में फंडामेंटल है, आप बस उसको बढ़ा चढ़ोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो बेसिक क्लियर करोगे ना, वो आपको काम देगा फ्यूचर तक। तो ये गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोग व आरोग्य का कारण, कोज फॉर हेल्थ एंड डिजीज। भाई अपन स्वस्थ क्यों रहते हैं और बीमार क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। तो आचार्य वाग्भट ने बताया, कालाहार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रक है, सम्यक योगस्य विज्ञो रोग आरोग्य के कारणम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो एक श्लोक और कितना बड़ा पेज है। ठीक है, ओनली ये श्लोक लिख दोगे तो पार पड़ जाएगी, लेकिन ये पूरी हिंदी याद करनी पड़ेगी फिर, अगर ये श्लोक याद नहीं हुआ ना तो। ये श्लोक में सब कुछ छिपा हुआ है। तो पहले करते हैं अपन रोग का कारण। देखो यहाँ पे लिखा है, काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रक, सम्यक योग से विज्ञ रोग आरोग्य कारणम। ये बोल रहा है कि काल अर्थ कर्म का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, ठीक है, आरोग्य का कारण है, मतलब अनहेल्थ डिजीज का कारण है। और सम्यक योग से, सम्यक योग से यानी सही मात्रा में, नॉर्मल वैल्यू में जितनी आवश्यकता है बॉडी को उतने में रोग आरोग्य का कारण, मतलब आरोग्य मतलब हेल्थ का कारण है। तो समझ में आया। अब समझो इस चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि श्लोक से समझ में नहीं आता इसलिए तो हिंदी लिखनी पड़ती है। रोग का क्या कारण है भाई, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं अपनी बॉडी में। काल अर्थ कर्म का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग होना रोग का कारण बनता है। काल का, अर्थ का, कर्म का, ये काल क्या है, अर्थ क्या, कर्म क्या, सारे डाउट क्लियर कर जाएंगे, टेंशन मत लेना, घबराना मत, अभी हो जाएगा दूर, है ना भाई। काल का अर्थ है ऋतु, मतलब टाइम। काल यानी टाइम मान लो थोड़ी देर के लिए, ऋतु मतलब यहाँ पे ऋतु आप डाल लिया। ऋतु जानते हो कितनी ऋतु होती है एक साल में, 6। कौन कौन सी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। चैप्टर नंबर 3 अष्टांग हृदय का डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो काल का अर्थ है ऋतु से, और अर्थ का अर्थ क्या है, इंद्रियों के विषय से। इंद्रियों के विषय, इंद्रियां मैंने आपको बताई दी, इंद्रियां कितनी होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, 11। हाँ ठीक है, इंद्रियां 11। तो इनके विषय
प्रत्येक इंद्रिय का एक काम होता है, एक विषय होता है। जैसे आंखों का देखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना, तो हाथों का देना, पैरों का चलना, ठीक है, सब इंद्रियों का एक काम होता है, तो वो विषय है मतलब उस इंद्रिय का। फिर है कर्म। कर्म का अर्थ है कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म से, चाहे आप करने वाले योग हो, वाचिक यानी बोलने वाले हो, मानसिक यानी मन से सोचने वाले कर्म हो, सारे इनमें इंक्लूड हो जाते हैं कर्म में। तो ये सिंपल सी बात है। काल अर्थ समझ गए, काल क्या है, अर्थ क्या है, कर्म क्या है, तीनों समझ सर गए। कायिक मतलब क्या था? क्या? कायिक मीन्स सर? काल यानी काल नहीं सर, ये कायिक इसमें लिखा है ना, कर्म में कायिक, मानसिक, वाचिक में कायिक जो आपने लिखा है। आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा मैं। सर ये आपने लिखा है कर्म का अर्थ कायिक होता है, अच्छा अच्छा। तो कायिक कर्म का। का अर्थ कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म से। कायिक यानी जो करते हैं अपन कर्म, जैसे अपन खेत खोदने का कर्म है, मतलब जो प्रैक्टिकली होते हैं ना कर्म वो। वाचिक यानी बोलने का कर्म है, ओके सर, ठीक है। वाचिक यानी बोल ठीक है चाल, सर, जैसे थैंक यू। अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, अच्छी वाणी बोल रहा है, बुरी वाणी बोल रहा है। मानसिक यानी अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, ठीक है, या कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है, कम सोच रहा है, सोच ही नहीं रहा, तो ये मानसिक यानी मन से करने वाले काम। वाचिक यानी बोल कर करने वाले काम। और कायिक यानी जो अपन करते हैं, जैसे किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या किसी का भला कर रहा है, वो सारे कर्म हैं कर्म से, ठीक है। कर्म यानी करने योग्य कर्म, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो मानसिक हो। ओके सर। अब देखो, ये बोल रहा है कि भाई काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रक, चाहे इनका हीन योग हो, मिथ्या योग या अति योग हो, तो रोग का कारण बनता है। तो अपन पढ़ रहे हैं रोग का कारण। पहली लाइन क्लियर हुई। काल अर्थ कर्म, काल अर्थ कर्म का मैंने मीनिंग यहाँ पे बता दिया। का हीन योग, मिथ्या योग, अति योग होना रोग का कारण बनता है। अब कैसे हीन योग होगा, कैसे मिथ्या योग होगा और कैसे अति योग होगा, वो समझ लेते हैं। सबसे पहले काल का। काल का हीन योग कैसे होगा, अपने स्वभाव से कम होना। जैसे अब ऋतु, काल का अर्थ ऋतु से लिया। अब ऋतु मान लो कि सर्द ऋतु चल रही है, ठीक है, समझ लो, मान लो सर्दी चल रही है। अब तो हीन योग हो रहा, मतलब सर्दी पड़ ही नहीं रही। हीन यानी कम होना, जो नॉर्मल वैल्यू है ना उससे बहुत ज़्यादा कम। तो अब मान लो सर्दी का मौसम है, सर्दी नहीं पड़ रही। अब सर्दी नहीं पड़ रही तो कुछ ना कुछ, मान लो बरसात हो रही होगी या तो गर्मी पड़ रही होगी, कुछ ना कुछ उल्टा ही हो रहा होगा काम। तो अपने स्वभाव से कम। या फिर सर्दी पड़ ही नहीं रही तो फसल नहीं पैदा होगी सही ढंग से, क्योंकि सर्दी में जो फसल होनी चाहिए थी, जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए वैसा मिल नहीं रहा अपनी बॉडी को भी, तो अपन रोगी हो जाएंगे। जैसे गलत मौसम में बेमौसम बारिश होती है, मौसम चेंज होता है बेमौसम में, तो अपन बीमार नहीं हो जाते क्या। तो ऐसे बोल रहा है कि भाई हीन योग, काल का हीन योग होना वो है अपने स्वभाव से कम होना, तो आप बीमार पड़ जाओगे। मिथ्या योग हुआ, मिथ्या योग का मतलब होता है अपने स्वभाव से विपरीत। मौसम तो सर्दी का है भाई, पड़नी सर्दी चाहिए, लेकिन पड़ गर्मी रही है, हो बरसात रही है, मतलब विपरीत काम हो रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे काल का, तो काल का एग्जांपल देंगे। जैसे गर्मी का मौसम है, अब इस समय गर्मी चल रही है, जून का मौसम है, गर्मी पड़ रही है भयंकर वाली, लेकिन अचानक से बर्फ़ पड़ने लग जाए, मतलब अपने स्वभाव से विपरीत। पड़नी गर्मी चाहिए थी लेकिन अचानक से बर्फ़ पड़ने लग गई, तो हो गया ना विपरीत। तो ये मिथ्या योग है। अचानक से बर्फ़ पड़ेगी तो व्यक्ति बीमार तो होगा ही। अब है अति योग, अपने स्वभाव से अधिक होना। मौसम चल रहा है सर्द ऋतु का, सर्दी पड़ रही है लेकिन भयंकर सर्दी पड़ रही है, मतलब अति योग, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाड़ कपाने वाली सर्दी, निकला ही नहीं जा रहा घर से बाहर। धुंध कोहरा ऐसा हो रहा कि दिखाई नहीं दे रहा। व्यक्ति सर्दियों में हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, गलने लग जाते हैं, तो वो अति योग। कैसी भी कंडीशन हो, हीन योग हो, मिथ्या योग हो, अति योग, काल के साथ आप रोग हो जाओगे, मतलब आप रोगी बन जाओगे, रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब अर्थ से समझो। इंद्रियों का अपने विषयों से कम संबंध। जैसे कि आँखों का दिखाई नहीं दे रहा कुछ चीज़ें, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रहा, आप हाथों से कुछ काम नहीं कर रहे, चल नहीं रहे, तो यूज ही नहीं ले रहे हो, एक तरीके से हीन योग हो गया। तो इंद्रियों का अपने विषयों से कम संबंध। दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, धुंधला सुनाई दे रहा है, मतलब धुंधला सुनाई दे रहा है, भाई क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। गंध का भी पता नहीं चल रहा। जैसे इंद्रिय, सबके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक इंद्रिय, चल एक इंद्रिय फिक्स कर लेते हैं। गंध वाला जो सूंघने की क्षमता है ना, वो किसी ने अपन को ऐसे ना, कोरोना में वही गंध चली गई, सुगंध नहीं आ रही, अपन बोलते हैं ना कोरोना में, तो वो हीन योग हो गया। इंद्रियों का अपने विषय से कम संबंध हो गया, तो वो हीन योग हो गया। अब देखो मिथ्या योग, इंद्रियों का अपने विषय से अनुचित संयोग। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन अनवांटेड अनवांटेड गैस सूंघ लेते हैं, जो अपन को बीमारी का कारण उत्पन्न कर देती है। मतलब अपन को पसंद नहीं है,
लेकिन अचानक से अपन ऐसे नाले के पास से होकर निकलते हैं या फिर ऐसी फैक्ट्री में चले जाते हैं, ऐसी केमिकल फैक्ट्री में, अगर वहाँ कुछ थोड़ी देर ज़्यादा मात्रा में रह लेते हैं ना, तो मिथ्या योग है। मतलब इंद्रियों का अपने विषय से अनुचित संयोग, उसको पसंद ही नहीं है, ज़बरदस्ती सूंघ रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल प्रिय नहीं है, अपने बिल्कुल भा नहीं रही उसको, लेकिन वो नाक में जा रही है, अपन सूंघ रहे हैं, मतलब तो इंद्रियों का अपने विषय से अनुचित संयोग। जैसे अब आंखों का एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे बोलते हैं ना, एक भयानक चीज़ देख ली थी, अपन डर जाते हैं, जैसे किसी ने भूत देख लिया हो, जिन्न देख लिया हो, या फिर ऐसी चीज़ देख ली हो जो वो देखना नहीं चाहता था। मतलब अपन बोलते हैं ना, रात में यार मुझे चुड़ैल चुड़ैल दिख गई, ऐसे लंबे वालों वाली एक लड़की दिख गई, ठीक है, अपन रास्ते में जा रहे थे, किसी ने ऐसा देख लिया कि मैं डर गया, वो भयानक रूप देखना, ठीक है, भयानक गंध सूंघना, तेज अचानक से, मतलब कान फटने वाली अचानक से एक आवाज़ आई और कान के पर्दे फाड़ के चली गई, वो है विषय से अनुचित संयोग। व्यक्ति तैयार नहीं था उस चीज़ के लिए, लेकिन उसका अनुचित संयोग है, अकस्मात संयोग हो गया। जैसे बिजली पड़ी अचानक से कान के पास के उससे, आकाश से आसमानी बिजली पड़ी तेज एकदम, उसको पता ही नहीं था, वो तैयार ही नहीं था, तो ये मिथ्या योग है, तो व्यक्ति रोग हो जाएगा। अब अति योग क्या होता है? इंद्रियों का अपने विषय से अधिक संयोग। जैसे हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है ना, जैसे आंखों के ऊपर किताब रख लेते हैं अपन, अति संयोग हो जाता है, मतलब नज़दीक ज़रूर से ज़्यादा, तेज़ वॉल्यूम चला दी कान के पास, सुनाई नहीं देगा, बस गूंजेगा कान के पर्दे फट जाएंगे। और जैसे अब गंध के मामले में एग्जांपल दूं मैं आपको, ऐसी गंध मान लो कि बहुत प्रिय है, लेकिन अपन ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सूंघ ली उसको, और फिर कंट्रोल से ही बाहर है। एक तो होता है लिमिटेशन, एक होता है उसको झेलने लायक लिमिटेशन, फिर होता है आपकी लिमिटेशन ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए, तो वो होता है अति योग। ये तीनों रोग के कारण बनते हैं। अब आता है कर्म, कर्मों का कम करना, चाहे वो बोलने का कर्म हो, चाहे वो करने का हो, चाहे वो मानसिक। कोई व्यक्ति सोच समझ के कार्य नहीं करता, बिना सोचे समझ के कार्य करता, ये तो गया मानसिक। वाचिक, बिन बोल, मतलब बोल ही नहीं रहा, बोलने की जगह बोल नहीं रहा, कायिक करने की जगह कर नहीं रहा, तो ये कर्मों का कम करना, ये है हीन योग। तो इससे भी रोग उत्पन्न होंगे। मिथ्या योग, अनुचित कर्म करना, मैंने उसको बोला कि जाके उसको बोल भी काम करना है, उसने बोल दिया भाई, उसने बोला है आराम करना है, अनुचित काम कर रहा है, मतलब उल्टे काम के वो ऑर्डर दे रहा है। मानसिक में मतलब अनुचित सोच रहा है, मतलब गंदी बातें सोच रहा है मन में, ठीक है, अप्रिय बातें सोच रहा है मन में, किसी को नुकसान पहुंचाने की बातें सोच रहा है। वाचिक, गंदे वर्ड बोल रहा है, गंदे शब्दों का यूज़ कर रहा है, मतलब अनुचित कर्म करना। तो है ही ना, मन से पागल है तभी तो ऐसे कर रहा है, तभी तो रोगी है, तभी तो मिथ्या योग हो रहा है उसका। और अति योग यानी अधिक कर्म करना। किसी व्यक्ति को मैंने बोला खेत को काम करना है, मतलब खेत जोतना है उसको, वो जोतता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, आराम नहीं कर रहा, बिना पानी भी नहीं पी रहा, थक गया बेचारा, तो तब भी रोग पैदा हो जाएगा। मतलब हीन योग, मिथ्या योग, अति योग, किसका? काल का, अर्थ का, कर्म का, इन तीनों की वजह से रोग पैदा होता है। इसका मुख्य कारण प्रज्ञापराध। ये व्यक्ति क्यों करते हैं? हीन योग क्यों करते हैं? मिथ्या योग क्यों करते हैं? अति योग क्यों करते हैं? कर्मों का करना ये क्यों करते हैं? प्रज्ञापराध, मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। प्रज्ञापराध का मानना कि विषम बुद्धि, विषम बुद्धि का मतलब होता है उनके जो बुद्धि है ना, सोचने समझने की कैपेसिटी है, वो काम नहीं करती सही ढंग से, जिसके कारण से ही मनुष्य हीन योग, मिथ्या योग, अति योग करता है। अगर मान लो उसकी बुद्धि सही हो, ठीक है, अगर मान लो उसकी बुद्धि सही हो, उसका विवेक सही ढंग से काम कर रहा हो, तो चाहे अति योग हो सर्दी का, वो अपने आप को बचा लेगा। मिथ्या योग होगा तो मतलब ऑटोमेटिक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर लेगा कृत्रिम, उससे वो संभल जाएगा। हीन योग में उस मौसम में बाहर निकलेगा ही नहीं। मतलब अगर बुद्धि सही ढंग से काम करे, पाप कर्म नहीं करे, तो रोगों से बच सकता है। लेकिन इन सब का कारण क्या है? प्रज्ञापराध, मतलब विषम बुद्धि, या फिर उसके जो विवेक है, सोचने समझने की कैपेसिटी है, वो भ्रष्ट हो चुकी है। इस वजह से इनका हीन योग, मिथ्या योग, अति योग होता है। तो रोग का कारण समझ गए, रोग क्यों होता है। अब देखो आरोग्य का कारण, यहाँ पे 2 लाइन थी, रोग व आरोग्य। तो रोग का कारण समझा दिया मैंने आपको। अब आरोग्य का कारण, काल अर्थ कर्म का सम्यक योग होना आरोग्य का कारण है। अब काल अर्थ कर्म आप अच्छी तरीके से जानते हो, इनका सम्यक योग, सम्यक यानी नॉर्मल वैल्यू में, जैसे जितना काम करने की बोला उतना करेगा, जितना उसको इंद्रियों को सुनना है, जितना देखना है उतना देखेगा, जितने जैसी मौसम है, सर्दी के टाइम पे सर्दी है, गर्मी के टाइम पे गर्मी है, बरसात के मौसम पे बरसात है, तो जैसा चल रहा है वैसे नॉर्मल कंडीशन में चलता रहेगा, तो व्यक्ति आरोग्य रहेगा, मतलब रोग क्या रहेगा? हेल्दी रहेगा, तो रोगी नहीं बनेगा। तो ये थे रोग व आरोग्य का कारण, कि रोगी कब बनता है और आरोग्य कब रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है देखो सर हाँ बोलो। सर संपर्क की जगह जैसे हम पेपर में इसमें नॉर्मल लिख सकते हैं सर? देखो नॉर्मल लिख सकते हो आप, अच्छी बात सही है, लेकिन है ना थोड़ा आप है ना अगर इंग्लिश मीडियम के नहीं हो, पेपर पूरा इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप नॉर्मल लिखो। लेकिन आप हिंदी में लिख रहे हो और कर्म का नॉर्मल योग होना, आप ऐसे बोलो नॉर्मल योग होना, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप इंग्लिश में लिख दो पूरा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, ये सम्यक क्या है कि एक ऐसा वर्ड है, एक निश्चित मात्रा, आप ऐसे बोल लिख सकते हो एक निश्चित मात्रा में या फिर नॉर्मल वैल्यू में हो तो वो आरोग्य का कारण है। कोई बड़ी बात नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है। ये हिंदी के वर्ड इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि अपन श्लोक तो लिख नहीं रहे वैसे ही। ठीक है। श्लोक याद हो जाए तो इतनी हिंदी लिखने की भी जरूरत नहीं है, श्लोक याद हो जाए तो टेंशन ही मिट जाए। लेकिन श्लोक तो लिखते नहीं है, फिर अपन हिंदी के वर्डों में भी कटौती करते हैं ना, तो टीचर को थोड़ा अजीब लगता है कि ये ना तो इंग्लिश का है, ना संस्कृत का है, ना हिंदी का है, तीनों लैंग्वेज का ही नहीं है। किसी एक लैंग्वेज में तो आपकी पकड़ बनाओ अच्छी सी। इंग्लिश में अच्छी बात है, इंग्लिश में पकड़ बना तो इंग्लिश में आंसर दे दो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो रोग व आरोग्य का लक्षण, तो यहाँ पे देखो मैंने डेफिनेशन डाली है, तो मैंने आपको बताया था लक्षण या वो डेफिनेशन कोई अंतर नहीं है, आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो। जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, भाई वहाँ तो थे कारण, भाई किस वजह से उत्पन्न होते हैं रोग और आरोग्य, और यहाँ पे क्या है लक्षण। दोषों की विषमता होना रोग का लक्षण है, वह दोषों की समता होना आरोग्य का लक्षण है। मतलब अगर दोषों में विषमता हो जाएगी ना, मान लो दोष इनबैलेंस हो गए, डिक्रीज हो गए, या जो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए, तो वो है रोग का लक्षण, मतलब भाई रोग पैदा हो गया। अगर वह दोषों की समता है, मतलब समान है, नॉर्मल वैल्यू है, तो वह आरोग्य का लक्षण। तो ये एक छोटी सी लाइन थी। अब यहाँ पे देखो अर्थार्थ मत करके लिख रखा है, रोग की उत्पत्ति तभी होगी जब किसी कारण से शरीर में दोषों की साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन होगा, और रोग ठीक तभी होगा जब दोषों की साम्य अवस्था फिर से स्थापित हो जाएगी। तो डॉक्टर क्या करता है, दोषों को तो ठीक करता है, जो मतलब अब नॉर्मल कंडीशन है दोषों की, उनको ठीक कर देता है, वापस नॉर्मल वाली पोजीशन में लेके आ जाता है। जैसे किसी का बात बढ़ रहा है, किसी का पित्त बढ़ रहा है, तो ऐसी औषधि देगा जिससे बात घट जाए, पित्त घट जाए, नॉर्मल वैल्यू में आएगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो यही बहुत बात कर रहा है कि अगर दोषों की विषमता, मतलब दोषों में इनबैलेंस हो गया तो रोग है, और दोषों में नॉर्मल वैल्यू में आ गए दोष तो आरोग्य, मतलब आरोग्य यानी स्वस्थ, हेल्दी। ठीक है। अब है रोग के भेद, टाइप्स ऑफ डिजीज। अपन रोग कर रहे हैं जब से, तो यहाँ पे अगर क्लास बीच में डिसमिस हो जाए, मान लो टाइम पूरा हो जाए, तो दोबारा ज्वाइन मत होना, ठीक है। ओके बच्चों, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट कर देंगे, कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अभी चलने देते हैं। रोग के भेद, टाइप्स ऑफ डिजीज। समस्त रोगों को दो भागों में विभक्त किया है। कौन सा? पहला निज और दूसरा आगुंतक। अब निज क्या है, आगुंतक क्या है? वह रोग जो शरीर के अंदर दोषों की विषमता से उत्पन्न होते हैं, मतलब दोषों में इनबैलेंस हुआ, अपन ने ऐसा कुछ खाना खा लिया, ऐसा भोजन कर लिया, या ज़्यादा सो लिए, ज़्यादा सोच लिया, कुछ भी ऐसा काम किया जिसकी वजह से अपने दोषों की विषमता का मतलब इनबैलेंस हो गया। दोषों में दोष कितने हैं? वात पित्त कफ, इनमें इनबैलेंस हो गया, तो वो है। अगर वह रोग जो शरीर के अंदर दोषों की विषमता से उत्पन्न होता है तो वो है निज, अपना है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर दोष इनबैलेंस हुए हैं, इसकी वजह से रोग उत्पन्न हुआ, तो निज। किसी दूसरे का योगदान थोड़ी है। अपन ने कुछ ऐसा काम किया होगा, कुछ ज़्यादा व्यायाम कर लिया, किसी दिन ज़्यादा सो गए, किसी दिन अपन ने ऐसा भोजन कर लिया, दूषित भोजन कर लिया, गंदा भोजन कर लिया, तो वो हो गया निज तरह का, मतलब दोषों में इनबैलेंस हुआ, निज प्रकार का। तो समस्त रोगों को निज प्रकार का रोग हो गया। अब दूसरा है आगुंतक। वह रोग जो किसी बाहरी आघातों के कारणों से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, या किसी ने लाठी मार दी, किसी ने तलवार से काट दिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बाहरी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, कवक। आजकल तो जितने भी बाहरी, जितने भी, किसी ने लड़ाई हो गई किसी से, किसी ने आपको गाली सुना दी, किसी ने आपको ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि आपका मूड ख़राब हो गया एक तरीके से। देखो मैं सारी चीज़ें का एग्जांपल दूंगा, आपको समझना। बाहरी आघात यानी बैक्टीरिया, वायरस, कवक, फंगी, या फिर किसी ने तलवार से काट दिया, किसी ने लाठी मार दी, किसी ने गंदा शब्द बोल दिया आपको, आपकी मान सम्मान ठेस को एकदम, आपकी जो मान सम्मान है उसको एकदम क्या बोलते ना, चोट पहुंच गई, दिल पे बुरा लग गया, तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है ना, वो होता है आगुंतक। अब इसको समझना, निज रोगों में दोष वैषम होकर फिर व्याथा आदि लक्षण होते हैं। मतलब जो निज रोग थे ना, इनके अंदर दोष में इनबैलेंस हुआ,
फिर लक्षण पैदा होंगे। सबसे पहले क्या हुआ, दोष इनबैलेंस हुआ, फिर व्याथा, व्याथा यानी बीमारी के लक्षण पैदा होंगे। व्याथा यानी बीमारी, आदि लक्षण होते हैं, मतलब जो बीमारी जिस प्रकार की दोष में इनबैलेंस हुआ ना उस प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब उस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। जबकि आगुंतक रोगों में व्याथा आदि लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं, फिर दोष विषमता होती है। कि अगर जो आगुंतक रोग है ना उसमें दोष बाद में इनबैलेंस होता है। क्यों? जैसे किसी ने आपको गाली बोल दी, किसी ने अपशब्द बोल दिया, आपके मन को बुरा लग गया, ठीक है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच गई, आप ज़्यादा सोचोगे उसके बारे में, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है, तो आपको दुख पहले हो गया उस चीज़ का, फिर धीरे धीरे ऐसा ज़्यादा सोचोगे, उसकी वजह से दोष इनबैलेंस हो गए। तो वो बोल रहा है कि व्याथा आदि लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं आगुंतक में। मतलब किसी ने आपको तलवार से काट दिया, ठीक है, दर्द पहले होगा, खून पहले निकलेगा, बाद में दोष इनबैलेंस होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई किसी ने तलवार मार दी, लाठी मार दी, नहीं, पहले दोष वैसे होने दो, फिर दर्द होगा, फिर खून निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो आगुंतक में पहले व्याथा आदि लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी वायरस का आक्रमण हुआ, बैक्टीरिया का आक्रमण हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो लक्षण उत्पन्न करेंगे, अपनी कॉलोनी बनाएंगे वहाँ पे शरीर में जाके, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे जाके वो दोषों को इनबैलेंस करेंगे। जैसे ही दोष इनबैलेंस हुए, हटा, व्यक्ति का एकदम से रोग हावी हो जाता है। तो आगुंतक रोग दोष सामान्यता होने पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, ये बोल रहा है कि, तो इसी लाइन का मीनिंग बताया आगे। आगुंतक रोगों में व्याथा आदि लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं, फिर दोष विषमता होती है। दोष विषमता होगी लेकिन बाद में होगी, ठीक है। तो आगुंतक रोग दोष साम्यता होने पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। कि भाई ये बोल रहा है कि आगुंतक रोग होते हैं ना, जो दोष जो वात पित्त कफ है उनके साम्य होने पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि शस्त्र से चोट लगना, किसी ने तलवार से काट दिया, किसी ने लाठी से मार दिया, तो व्यक्ति में दर्द और खून का बहना पहले होगा, बाद में दोष इनबैलेंस होंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझसे मैसेज कर लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आज की क्लास में, मुझे पता है मैंने आज क्लास काफ़ी फास्ट ली है, क्योंकि अब आपका बेसिक क्लियर हो गया। तो सारा बेसिक क्लियर होने के बाद में यही मज़ा होता है, क्लास को थोड़ा अपन फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, जो भी डाउट है थैंक ग्रुप यू में सर, पूछ लेना मुझसे, है ना। थैंक थैंक यू सर, यू। ओके। थैंक यू।